We are fine, fine. We have Suresh Kochatil Garu, Kishore Tupati Garu with us in the live. Senior journalist Suresh Kochatil Garu, political analyst. Namaste, namaste. The Suresh Garu has a question for you. Since you have toured Madhya Pradesh extensively, just we wanted to know the outcome as to how it is going to be. Suresh Garu will pose a चतुर्वेदी question. जी, मेरा आपसे एक प्रश्न था यही कि जब मध्य प्रदेश देखते हैं, एक फैटिक सा हो गया था कि शिवराज सिंह चौहान जी इतने साल से वहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो मुख्यमंत्री इतने साल के रहने के बाद इस बार बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं बताया। वो कहते कि मुख्यमंत्री बाद में देखेंगे। तो ये बीजेपी के लिए एडवांटेज था या डिसएडवांटेज था? सबके अपने अपने मत हैं। जाहिर है कि शिवराज सिंह जी 20 साल से सीएम का चेहरा है, तो वो मतलब अगले 10 साल तक भी वही सीएम बने रहेंगे। ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में मतलब हर आदमी को मौका मिलना चाहिए और चेहरा भी बदलना चाहिए, नेतृत्व बदलना चाहिए। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि बहता हुआ पानी हमेशा साफ रहेगा और ठहरे हुए पानी में कचरा आ जाता है। तो राजनीति जो है वो बहती हुई नदी की तरह होनी चाहिए। यदि उम्मीदवार, नेता, विधायक, सांसद बदलते रहेंगे हर साल, तो उसमें थोड़ा सा ईमानदारी बची रहेगी। तो बीजेपी का जो अगर नेक्स्ट जनरेशन नेता देखा जाए तो कांग्रेस से आए हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि बीजेपी से इनडायरेक्ट एक कनेक्शन भी है, उनके ग्रैंड मदर के लेवल से आ रहे हैं कि बीजेपी का जो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे राजमाता विजयराजे सिंधिया, वहाँ से शुरू होता है इनका जो पॉलिटिकल कनेक्शन। और उनके आंट जो है वो राजस्थान में दिग्गज है। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन नेता का देखा जाए, क्योंकि इस बार बताया गया है कि ग्वालियर और उसके चंबल रीजन से अगर एमएलए ज़्यादा चुन के आते हैं और बीजेपी को एक क्लियर मैंडेट मिलता है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये क्या आपके राय में क्या है, ये हो सकता है? सर, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और इसका यदि ये होता है तो इसकी वजह एक ही होगी। इसकी वजह ये रहेगी कि ज्योतिरादित्य को सीएम बना करके बीजेपी कांग्रेस के उन सभी नेताओं को ये मैसेज देगी कि देखो, यदि तुम्हें सीएम बनना है तो तुम भी सिंधिया साहब की तरह अपने अपने आदमी लेकर के हमारे पास में आ जाओ, हम तुमको भी इसी तरह से सीएम बना सकते हैं। तो उनकी मंशा ये रहेगी कि कांग्रेस पार्टी में बड़े पैमाने पे तोड़फोड़ की जाए, तो उस तोड़फोड़ के लिए उन्हें कोई ना कोई ब्रांड एम्बेसडर तो बनाना पड़ेगा ना। तो ये हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। तो यही सचिन पायलट के लिए एक मैसेज है क्या? सभी के लिए मैसेज है सर, नॉट ओनली सचिन पायलट, वो हर एक आदमी के लिए मैसेज है। क्योंकि वो एज ग्रुप में सचिन पायलट आते हैं और उनका जो रिलेशनशिप राहुल गांधी से ज्यादा बनता है ताकि ना कि अशोक गहलोत के साथ बनता है। तो ये मेरा प्रश्न था कि क्योंकि सचिन पायलट भी बैठे हुए थे, जैसे बोलते हैं ना, कैट ऑन द वॉल बोलते हैं। हाँ जी, बोलिए। राजस्थान में भी यही संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि राजस्थान में दोनों ही पार्टियां नहीं चाहती कि उन्हें क्लीन मेजोरिटी मिले। न भाजपा चाहती है कि उन्हें क्लियर मेजोरिटी मिले, न कांग्रेस चाहती है कि उन्हें क्लियर मेजोरिटी मिले। दोनों बड़ी पार्टियां ये चाहती हैं कि उनका जो आंकड़ा है वो 85 और 95 के बीच में कहीं ठहर जाए। क्यों सर? आई थॉट बीजेपी को तो जैसे एग्जिट पोल 1 या 2 छोड़ के बाकी सारे एग्जिट पोल बीजेपी को क्लीन मेजोरिटी दिखा रहा है राजस्थान। कुछ प्रॉब्लम है क्या मेजोरिटी मिलने में? पार्टी तो मेजोरिटी के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। सर, राजस्थान में अराउंड 30 असेंबली सीट्स ऐसी हैं जहां पे स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो जीतने जा रहे हैं। अब यदि 30 सीटों को माइनस कर दिया जाए तो 170 सीट्स बचती हैं। 170 में कोई भी अकेली पार्टी आउट ऑफ 100 सीट्स लेकर के आ जाए, ये थोड़ा इम्पॉसिबल सब इक्वेशन बनता है। तो बेहतर इक्वेशन वहां की यही है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनका फिगर हमारे हिसाब से जो ग्राउंड की हकीकत है, एग्जिट पोल पे मैं नहीं जाता, तो ग्राउंड की हकीकत दोनों ही पार्टियां 85 और 95 के लिए संघर्ष कर रही हैं। तो इस केस में उन्हें 10 से 12 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। वो 10 से 12 आदमी फिर इंडिपेंडेंट से और स्मॉल पॉलिटिकल पार्टी से, जैसे एक वो बाप है भारतीय आदिवासी पार्टी करके है, बसपा है, इंडिपेंडेंट्स है,
तो इन सब से उसकी वो कमी पूर्ति जो है वो करने का विचार है। और जहाँ पे यदि ऐसी कोई इक्वेशन बनती है तो सचिन पायलट के लिए विन विन सिचुएशन होगी, वसुंधरा राजे के लिए भी विन विन सिचुएशन होगी। तो मैं सोच रहा था कि वसुंधरा राजे को जो अगर पहले लिस्ट और दूसरी लिस्ट में देखा जाए तो उनके जो फर्स्ट लिस्ट में तो उनके कोई सपोर्टर्स थे ही नहीं। जब तक दूसरा लिस्ट आ गया था भाजपा को शायद पता चल गया कि ये कोई येडियुरप्पा प्रॉब्लम ना हो जाए, चलिए इनके भी लोगों को निकाल लेते हैं, पार्टी में लेके आते हैं, तो दूसरे और तीसरे लिस्ट में उनके सपोर्टर्स को लिया गया था। हाँ, वसुंधरा जी के सभी समर्थकों को टिकट मिल चुकी है। हालांकि वसुंधरा जी का नाम भले एज ए सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं है, लेकिन मोर और लेस उनके सभी लोगों को टिकट दी जा चुकी है, सिवाय एक दो एक्सेप्शन यदि छोड़ दिए जाए तो सभी को टिकट दी जा चुकी है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हम देखते हैं कि मेरे सामने जो 2018 के जो इलेक्शन के नतीजे हैं उसमें देखा जाता है तो एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो बीएसपी के साथ टाई अप हुआ था वो तकरीबन 30-35 सीटों में उन्होंने भाजपा को नुकसान पहुंचाया था। इस बार भी हो सकता है क्या, या बसपा का जो पावर है वो कम होते जा रहा है? सर, ये लोग जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, पर्टिकुलर 2023 के चुनाव में इनका उतना असर नहीं है। मतलब शायद ही कोई कुछ सेलेक्टेड एक दो विधानसभा में इनका असर हो सकता है, लेकिन इस बार 2018 की तरह उनका कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं है इस बार 2023 में। तो इसलिए भाजपा का नंबर अच्छा दिख रहा है एग्जिट पोल्स में। सर, भाजपा का नंबर देखिए अच्छा दिख रहा है, उसके कई वजह है। हाँ जी, उसका एक वजह यह है कि जब हम सांसद को विधानसभा की टिकट देते हैं, हाँ जी, तो एक सांसद के एरिया में कम से कम 5 या 6 विधानसभाएं आती हैं। तो जब एक सांसद को विधानसभा की टिकट दी जाती है ना, तो उसकी वजह से उसके आसपास वाली 4-5 असेंबलीज में वोट परसेंटेज पे थोड़ा बहुत फर्क आता है, वो वोट वहां पे बढ़ता है। दूसरा, जब 2018 में जब चुनाव हुए थे तो सिंधिया जी और उनके साथ के करीबन 28 एमएलए थे जिनका वोट कांग्रेस को मिला था। आज वो 28 एमएलए कांग्रेस में नहीं है, आज वो 28 एमएलए बीजेपी में है। तो उन 28 एमएलए का जो वोट है वो भी तो बीजेपी को जा रहा है ना। हाँ जी, प्लस सांसदों का वोट बीजेपी को जा रहा है, उसके बाद में लाडली बहना का वोट बीजेपी को जा रहा है। तो ये 3 ऐसे चीजें हैं जो बीजेपी को प्लस की तरफ डाल रही हैं। चौथी जो चीज है वो ये है कि जनता के अंदर आज भी कहीं ना कहीं पे ये मैसेज आता है कि यदि कमलनाथ जी को बहुमत मिल गया तो क्या गारंटी है कि इस बार फिर उनके आदमी नहीं भाग जाएंगे। वो तो कांग्रेस का एक बड़ा एक प्रॉब्लम हो गया नेशन वाइड, क्योंकि कर्नाटक देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, अभी राजस्थान शायद वही भी होगा ये चीज कि उनके पार्टी में कौन रहते कौन जाते पता नहीं जी। तो उस वजह से एक की कांग्रेस उस वजह से सेटबैक की पोजीशन में है। हालांकि उतने ही सेटबैक बीजेपी में भी हैं, लेकिन कांग्रेस के सेटबैक थोड़े उनसे ज्यादा हैं। Right, Navneet ji, I have a question for you. See, Congress has projected a Dalit leader, former cabinet minister, as a chief minister candidate. What is his fate? How it is going to be? नहीं, अभी तक ऐसा शायद नहीं है। कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ जी जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं वो ही अभी तक ऑफिशियल सीएम कैंडिडेट वही हैं। तो चतुर्वेदी, मेरा एक प्रश्न था आपसे कि अगर सोचिए, अगर राजस्थान हाथ से निकल गया, छत्तीसगढ़ तो शायद निकाल लेंगे किसी भी तरह, अगर मध्य प्रदेश बीजेपी जीत जाती है तो राहुल गांधी का क्या हाल होगा? क्योंकि इंडिया अलायंस तो बिल्कुल ग्राउंड पे काम ही नहीं किया, क्योंकि अब हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में आके बोले कि चलो ठीक है, हमको सीट नहीं देंगे तो हम उत्तर प्रदेश में जब तुम लोग आएंगे हम तुमको वहां देख लेंगे। तो अलायंस तो वहीं टूट गया। मायावती तो कहते हैं मेरे को इनके साथ कोई संबंध नहीं है, ना इंडिया अलायंस के साथ ना बीजेपी के साथ। अभी ये हाल में राहुल गांधी का जो इमेज बिल्डअप किया था, भारत जोड़ो यात्रा किया तो कर्नाटक जीत गए, लेकिन गुजरात हार गए, ये नहीं बोल रहे। तो आगे जाएंगे तो अगर ये राजस्थान का सेटबैक अगर होगा और मध्य प्रदेश नहीं जीत पाएंगे भाजपा से, तो कांग्रेस का क्या हाल होगा? सर, उनके लिए पोजीशन डेफिनेटली ऑकवर्ड पोजीशन होगी। उनका जो ब्रांड इमेज जो दोबारा से बना है वो उसको बहुत बड़ा डेंट लगेगा।
दूसरा जो इंडिया अलायंस जिसको कि खुद कांग्रेस ने ही खत्म किया है, अब दोबारा इंडिया अलायंस बनने की चर्चा होगी। अब जब दोबारा इंडिया अलायंस बनने की चर्चा होगी कि तो जो छोटे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसमें सपा हो गई, टीएमसी हो गए, उन लोगों की पावर ज्यादा रहेगी। वो कहेंगे कि अब कांग्रेस की उतनी डोमिनेटिंग पावर नहीं रहेगी क्योंकि आप राजस्थान भी हार गए, आप एमपी को दोबारा नहीं जीत पाए। तो इस तरह से कांग्रेस का जो ग्राफ है वो इससे डेफिनेटली डाउन होगा। क्योंकि और यदि ये लोग अपने स्टेट रिटेन कर पाते हैं तो उनके लिए अच्छा होगा। क्योंकि 2024 तो अभी बस महीने 2 या 3 महीने में 2024 के लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं। और हमने देखा था कि लास्ट टाइम बीजेपी राजस्थान हार गई थी, मध्य प्रदेश भी हार गए थे, इन सेंस जीते नहीं थे, ज्यादा सीट नहीं आया था, बट फिर भी देखिए इन ए लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, इन ए लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट यदि जनता को ये चाहिए कि 2024 में बीजेपी जाए और कोई नई सरकार इस देश में बने, तो उसके लिए जरूरी है कि ये राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना ये सब कांग्रेस हारे। क्योंकि जब कांग्रेस हारेगी तभी इंडिया अलायंस जो है वो दोबारा से तैयार होगा, और जब इंडिया अलायंस तैयार होगा तभी 2024 में कुछ संभव है कि बीजेपी को हराया जा सके। यदि ये कांग्रेस इन 2-3 स्टेट्स जीत जाती है तो इंडिया अलायंस नहीं बनेगा, और इंडिया अलायंस यदि नहीं बनता है तो 2024 में बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया अलायंस कहाँ बनता है, कौन से स्टेट में बनता है? मैं तो सोच रहा हूँ बिहार में बन सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे जगह पे तो हो ही नहीं सकता ना। सर देखिए, इंडिया अलायंस एक्चुअल में ना एक नहीं हो सकने वाला अलायंस है जो कि प्रैक्टिकली वायबल नहीं है। एज ए जनता पार्टी चीफ मेरे पास में भी प्रपोजल आया था इंडिया अलायंस में एंटर होने के लिए, लेकिन मैंने बहुत ही रिगार्ड से उन्हें डिनाई कर दिया कि सर मैं अभी एट दिस मोमेंट मैं इंडिया अलायंस में मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि इंडिया अलायंस का फ्यूचर हमें साफ नजर आ रहा था कि इंडिया अलायंस का कोई फ्यूचर नहीं है। इंडिया अलायंस का फ्यूचर तभी होता जब उस इंडिया अलायंस को इन असेंबली इलेक्शंस में भी इम्प्लीमेंट किया जाता। यदि इस असेंबली इलेक्शन में इंडिया अलायंस इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो लोकसभा में भी ये वेस्टेज जाएगा, मतलब इसका कोई यूटिलिटी नहीं है इसकी। राइट, शुक्रिया चतुर्वेदी जी, शुक्रिया आपके साथ आपके कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, राइट, थैंक यू चतुर्वेदी, थैंक यू। राइट, सो मैं आई हैव टू लीव। राइट, थैंक यू।